चंद रोज कबल अफगानिस्तान में 3 दहाइयों से जारी जंग के असरात की तलाश हमने की थी। बशीर बिलोर ने इस जंग के असरात खुसूसन दहशतगर्दी पर बात की। बिलोर साहब आज हमें मौजूद नहीं, जरूरी है कि उनकी गुफ्तगू आपको फिर से सुनाई जाए। अमरीकी मुसन्निफ और दानिश्वर एल्विन टॉफलर का कहना है कि दस्तयाब इंसानी जिंदगी के हजारों सालों में 10 हफ्ते भी मुश्किल से ऐसे मिलते हैं जब कुर्रे अर्ज के किसी खित्ते पर कोई भी जंग नहीं हो रही थी। अफगानिस्तान में जारी तवील जंग और लड़ाई के असरात पाकिस्तान के कबायली इलाकों पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे पर किस तरह से पड़े हैं, हमने इसकी तलाश शुरू की। आज भी आपके सामने इस चेक पोस्ट पर दरवाजे नाम की कोई चीज नहीं। और से जो यहाँ पेशावर में दाखिल हुए, कौन सा रोड आपको सलामत मिला है? हर रोड तबाह बर्बाद होगी। जब तक ये जंग का मामला खत्म नहीं होगा तो यहाँ पर कारोबार कोई नहीं होगा। हालात ठीक ना हो तो फिर कौन निकलता है यहाँ? एक दूसरे को देख के डर रहे हैं कि ये आ गया वो मारेगा, ये मारेगा वो मारेगा, बस इसी में वो खाना भी छोड़ के चले गए। हमसे ऐसी बात करते हैं कि जैसे हम लोग मुहाजिर हैं, वो जो है तो वो पाकिस्तानी है। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके जिस्ते खाकी को कब्र नसीब हो गई। जहाँ तक बिजनेस का है तो यहाँ हर अफगानी ने दुकान खोल ली। जंग के बाद ये है कि ये दुनिया का सारा टेंशन बस हमारे बस ऊपर पड़ गया है। जो गोरा साहब आते हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से होकर ही वापस चले जाते हैं। ये वो डॉलर हैं जिनको अमेरिका एक खास केमिकल से ब्लैक करता है और अफगानिस्तान ले जाके डी कोड करके इसकी असल हालत वापस आ जाती है। इन कंटेनरों से लूटा हुआ और कौन सा माल इन मार्केटों में दस्तयाब है और यहाँ क्या कुछ बिकता है, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। आर्मी वाले, जज साहिबान और वकील साहिबान वो सब आते हैं और बड़ी शौक से ये चीज़ें, क्योंकि मगरबी दुनिया की चीज़ें है ना। बदनामी हमने नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमें साथ नहीं चलाना चाहती। हमें बारहा खबरदार किया गया कि खैबर एजेंसी से गुजरना और तोरखम पहुंचने में बहुत से खतरात हैं। आज़ाद इलाके में बेशुमार शरपसंद ग्रुप अगवा बराए तावान में मुलविस हैं और मीडिया टीम को पकड़ने या उसे ख़त्म करने से जो शोहरत हासिल होती है उससे कोई भी ग्रुप फ़ायदा उठा सकता है। मगर ज़रूरी है कि जंग ज़दा इलाकों के बारे में सिर्फ आरामदेह स्टूडियोज़ में बैठ कर बात न की जाए, बल्कि सच की तलाश में अपने हम वतनों के साथ उनके इलाकों में वक्त गुजारा जाए। हालात की नब्ज़ पर हाथ रखने का यही तरीका है। तलाश की टीम ने अल्लाह पर भरोसा किया और खतरात से भरे इस सफर पर रवाना हो गई। यहां पर अवाम की दोनों अतराफ से बिला रोक टोक आमदोरफ्त देखकर हर आम पाकिस्तानी के जहन में 2 सवाल पैदा होते हैं। अगर कोई भारतीय या अमरीकी जासूस दहशत गर्दी की नीयत से पाकिस्तान में दाखिल होना चाहे तो वो वीज़ा लेकर किसी एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय काबुल से रवाना होकर यहाँ से दाखिल क्यों नहीं होगा? आप देख रहे हैं कि मीडिया टीम की मौजूदगी के होते हुए मैं अफगानिस्तान दाखिल हुआ और फिर वापस आ गया बगैर किसी रोक टोक के। अलबत्ता दूसरी मरतबा दाखिल होने पर अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुझसे मेरा पासपोर्ट तलब किया, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे वीज़ा पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की खबर सुनाई। इस मरहले पर सबसे बड़ा मसला ज़बान के ना समझने का था। कभी मुझे काबुल की जेल की खबर सुनाते और कभी सरहद पर कैद खाने की। भागने की कोशिश पर गोली खाने का खतरा मौजूद था। बहरहाल अल्लाह की मदद से मैं उन्हें खुद को आज़ाद करने पर आमादा कर पाया और उन्होंने मुझे पाकिस्तान वापस दाखिल होने की इजाज़त दी
जहां पाकिस्तानी एजेंसियां मुझे झिड़कियां देने की मुंतज़िर थीं। एक रिसर्च के मुताबिक सिविल गवर्नमेंट का कंट्रोल फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 24% इलाके पर है। जंग के असरात क्या होते हैं, इस जगह की हालत देखकर आसानी से यह बात समझ आ जाती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह जगह भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करके दोबारा हासिल की। इस जगह की वीरानी और बर्बादी देखकर यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि बशीर बिल्लोर इस खित्ते में जारी लड़ाई को दुनिया की तीसरी आलमी जंग क्यों कहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पेशावर में कोई जगह ऐसी महफूज नहीं थी वहाँ ब्लास्ट उस वक्त से। हम तो आप लोग तो उनको तो आप ब्लास्ट का पता चले बम क्या होता है, हमें तो आज से 30 साल पहले का इल्म है कि हमारे पेशावर में क्या कुछ होता रहा। उस वक्त वली खान साहब हमारे जो लीडर हैं थे, उन्होंने ये जिससे बात की ज़ौलक साहब से, और उसको कहा कि यू आर ओवर एंथुसियाज्म टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान, यू आर गोइंग टू डिस्टेबलाइज योर ओन कंट्री। मगर उस वक्त डॉलर आ रहे थे, उस वक्त बेहिसाबा पैसा आ रहा था, तो हमारी ऐसी जमातों ने उनको पाकिस्तान जहाद बना दिया। अब कहते हैं ना कि हमारा जो पाकिस्तान है फर्स्ट लाइन स्टेट है उसमें टेररिज्म फ्रंट, मैं कहता हूँ कि हमारा सूबा है और फिर हमारा पेशावर है। अब हमें लोग कहते हैं कि बातचीत करें, और जब मेरा का कर है तो आप क्यों नहीं कर रहे, नए नए लीडरशिप पैदा हुए। तो हम सबसे पहले मैं चकदरे गया था, चकदरे के इलाके हमारा ये स्वात में, तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जितने भी ये टेररिस्ट थे उनको हमने बुलाया। सिर्फ फजलुल्लाह जो था वो नहीं था, बाकी जितने मुस्लिम खान वगैरह सारे मौजूद थे। फुल जैकेटें पहनी हुई थी, ये सब अपना जिस तरह उनका तरीकाकार है प्रेशराइज करने के लिए। हमने उनको कहा कि आप चाहते क्या, हम निज़ाम अदल चाहते हैं, तो हम शरीयत चाहते हैं। वो खड़े हुए और उन्होंने कुछ जैकेटें पहनी हुई थी। हम जो उनके साथ जो लीडर थे उन्होंने तो नहीं पहनी, जो उनके साथ लोग थे तो आपके दाएं मैं हाँ बिल्कुल खड़े थे और हम बैठे थे उनके साथ। उन्होंने हमारे साथ किसी हद तक बात बनी, हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ। मेरे पास रिटन एग्रीमेंट उनके पड़े हुए हैं। मगर आपके इल्म में होगा कि बैतुल्लाह मसूद साहब ने एक बयान दिया था कि अगर 5 दिन के अंदर ये हुकूमत इस्तीफ़ा ना दे तो सब के सर कलम कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। फिर उसका जवाब मैंने ये दिया था उस वक्त कि खुदा के फजल से तुम भी अगर पख्तून हो तो हम भी पख्तून हैं, आए हमें ज़बह करें, हम उसका मुकाबला करेंगे। कबायली इलाकों पर अगर रकम खर्च करके तरक्याती काम करवाए जाते तो सयाहत के एतबार से ये जगह सोने की कान बन सकती थी। मगर खित्ते में जारी इस जंग की वजह से इन पहाड़ों के गारों में दहशतगर्दों ने अपने मोर्चे बना लिए। जंग ने इस खित्ते की सकाफत और रहन सहन पर और किस तरह के असरात छोड़े, पूछते हैं अकील यूसुफ ज़ई से। जब हम पश्तून मुआशरे की बात करते हैं, ये पश्तून बेल्ट को हम कंदहार से लेकर कराची तक, कराची को भी, कराची पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। पश्तूनों का जो ओवरऑल हिस्ट्री में एक इमेज रहा है या उनकी जो आदत व अतवार रही है वो बहुत पीस लवर पीपल रहे हैं। ये अलग बात है कि मतलब उनको अटैक जब किया गया तो उन लोगों ने रेजिस्ट किया। अफगानिस्तान में एक दौर में जब तालिबान आए हैं तो वहाँ पर तालिबान में एक ख़ास तबका इस तरह था जो इशा का नमाज़ पढ़ते थे तो बाहर निकल कर अतन किया करते थे। अतन ये जो पश्तूनों का रिवायती एक डांस है, एक वो जो गोल दायरे में वो डांस कर रहे होते हैं। इस जंग के अंदर जब ये अरब और उज़्बक एलिमेंट्स दाखिल हुआ, जो जंगजू थे, उन लोगों ने तशद्दुद का जो वायलेंस का एक पीक का एक आप उसको एक पैकेज कह सकते हैं, उसको एंटर किया। इन लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने म्यूज़िक को टारगेट किया। मिसाल के तौर पर पश्तून रीजन में म्यूज़िक लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी रही है। अभी तक आपने देखा कि जब तालिबान ने अपने मीडिया उसको सिस्टम को एक्टिवेट किया तो उन लोगों ने भी म्यूज़िक का सहारा लिया। तो ये लोग जब आए हैं तो 2003-04 में मुख्तलिफ जो गुलकार थे उनको पर्सनली कैपेसिटी में जो है ना उनको थ्रेट किया, बहुत से लोगों पर अटैक्स भी किए। एक वक्त में पेशावर जैसे शहर में जो कि दुनिया का जदीद शहर है 21वीं सदी में, वहाँ पर भी आप अपने कार में भी म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे। हमारे बच्चों को कलम की जगह बंदूक दिया हुआ है, बस्ते की जगह उसको जैकेट पहना गया है। मेरा दिल फट दे, जवान है, मेरा दिल फट दे। अब चारपाई में सोते थे, वो चारपाई अब खाली है। लोग जानवर कुर्बान करके
मैं 3 बेटों को कुर्बान करती हूँ। मेरे दिल पे बहुत दर्द गुजर रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा जवान बेटा मैंने खो दिया। इस जंग ने हमारे लोगों में टॉलरेंस ख़त्म कर दी। 50 लाख लोग अफ़गानिस्तान से आए, उसके बाद सारे पाकिस्तान में फैले, अभी भी हमारे कैंपों में यहाँ लोग पड़े हैं। हमारी ये हालत थी पेशावर की कि हमारे बच्चे जब सुबह उठ के तंदूर पे रोटी, हमारे पेशावर में ज़्यादा लोग तंदूर पे रोटी लेते हैं, तंदूर पे जाते थे तो आगे रोटियाँ ये ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि अफ़गान महाजरीन को हज़ारों की तादाद, लाखों में थे तो वो ले जाते थे। हमारे बच्चे रोटी पे स्कूल भूखे जाते थे, आगे रोटी नहीं मिलती। तो हमारा सारा कल्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। पेशावर में आपको वो पेशावर का कल्चर जो आज से 30-40 साल पहले था नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक हुआ कि MMA की हुकूमत ने हमारे बिल बोर्ड जो यहाँ पे थे, ये बिल बोर्ड जो थे जो औरतों के बने हुए थे, उनके ऊपर काला रंग लगा दिया कि उनका चेहरा भी नज़र ना आए। उनका माइंड सेट ये था कि नहीं, ये औरतें जो हैं, ये ख़वातीन जो है घरों में मुकीद रहें और इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने उसको कहा, मुस्लिम खान को, मैंने कहा कल आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन बीमार हो जाए तो कौन सा डॉक्टर, मर्द डॉक्टर के पास ले जाओगे अगर हमारी बेटियाँ डॉक्टर नहीं बनेंगी? तो उसने कहा जी मुझे कोई परवाह नहीं, मर जाए, मगर लड़की औरत का मकाम जो है वो घर है, वो घर से बाहर नहीं है। तो इस माइंड सेट के साथ हम कैसे मुज़ाकरात के, इस माइंड के साथ हम मुकाबला ना करते तो क्या करते? खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में अदाकारा शबाना, अदाकारा रुखसाना और अदाकार अली के कत्ल के बाद बेशुमार फनकार यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। एक वक्त में जब तालिबान वहाँ पर आए तो उन लोगों ने सिंबॉलिकली इस तरह किया कि उन लोगों ने गाड़ी रोकी है। पहला सवाल ये किया है कि आपके गाड़ी में टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड निकाला है, फेंक दिया है, तस्वीर बनाई है, वीडियो बनाई है। उसके बाद ये जो पित्ता होता है कैसेट के अंदर, इसको निकाला है। और जब आप एंटर होते हैं क्वेटा की तरफ से कंदहार की तरफ और पेशावर की तरफ से नंगरहार जलालाबाद की तरफ, तो आपका इस्तकबाल अफगानिस्तान में वो दरख्त करते हैं जहाँ पर ये कैसेट के टेप्स जो है ना वो मुख्तलिफ शक्लों में, मतलब उन लोगों ने पूरी तरीके से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से चोरी, डकैती, कत्लो गारत की वारदातों में 21.34% इजाफा हुआ है। हम तो हुकूमत से मुतालबा करते कि जाने के लिए तो कोई इसका मंसूबा नहीं है। खुदा के लिए इन लोगों को नेशनलिटी दे यहाँ पे, कि यहाँ पे अफगानियों को नेशनलिटी दे कि यहाँ पे वो टैक्स दे और मुल्क चल सके। अगर ये ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान, पेशावर देखे, पेशावर अभी 8 साल से जहाँ जनरल मुशर्रफ आया हुआ है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप देखें यहाँ अगवा बराए तावान, यह तालिबान जो अफगानिस्तान जा रहा है, ये तालिब कौन है? हमें नहीं पता कि तालिब कौन है। बाई को मार रहा है, बंदूक कौन दे रहा है? जिस शहर में आटा नहीं मिलता वहाँ उनके पास बंदूक होता है, जिसको खाने के लिए, बच्चे के लिए, हम ये हैरान है कि हमारे बच्चों को कलम की जगह बंदूक दिया हुआ है, बस्ते की जगह उसको जैकेट पहना गया है, और वही लोग मर रहे हैं और वही इमदाद जो आ रहा है हमारे पास, वो जाकर यही लोग अयाशिया कर रहे हैं। 2001 से फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में जारी जंग से अब तक जाँ बहक होने वाले सरकारी अहलकारों की तादाद 3500, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 6400 है, और अब तक मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद तकरीबन 15000 और आम लोगों की तादाद 36000 है। खुदा रोना बेटा, उसे बच्चे अमल में तक नहीं, मेरा दिल फटता, उसी बीवल तक नहीं, जवान है, मेरा दिल फटता है। सब चीज़ें याद आती हैं कि हम उसके साथ सोते थे, वो अब चारपाई में सोते थे, वो चारपाई अब खाली है। ये जालिम लोग हैं, इस तरह औरों के भी बाप होंगे, औरों की भी माएँ होंगी, औरों के भी बच्चे होंगे। लोग जानवर कुर्बान करते हैं, मैं
3 बेटों को कुर्बान करती हूँ। ये कौन लोग हैं कि जालिम हमारे घरों को उजाड़ रहे हैं। मेरे दिल पे बहुत दर्द गुजर रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा जवान बेटा मैंने खो दिए। मैं इन बच्चों के लिए क्या करूं? मैं इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा? मेरी 4 जवान बेटियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाकों में से सिर्फ मालाकंड डिवीजन में 409 स्कूलों को, फाटा में 64 स्कूलों को और सवात में 190 सरकारी और तकरीबन 368 प्राइवेट स्कूलों को तबाह कर दिया गया। 1,50,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो गए। 8,000 खवातीन असातिज़ा को नौकरी से हाथ धोने पड़े। हमने स्वात में जब हम रिपोर्टिंग किया करते तो हम उधर देखा करते थे कि जो बच्चे हैं घर में बैठे हुए हैं तो स्कूल तो बंद थे, ठीक है, स्कूलों पर पाबंदी भी थी। ऑपरेशन के बाद स्कूलों को खुला रखना जो है ना मुमकिन नहीं था। तो बच्चों को एक शौक था, वो ये था कि वो पेन कागज़ लेकर बैठा करते थे। जब मैं उसको देख रहा था तो वो पेंसिल और कागज़ लेकर उस पर टैंक बना रहे हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसके साथ जो है ना वो एक फौजी बना रहा है। और साइड में इस बच्चे की उम्र उस वक्त थी 8 साल, ठीक है, जिस बच्चे का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साइड में उधर इसने जो है ना एक तालिब बनाया है। तो वो मेरे लिए, जिस तरह आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो सकती है और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे लिए, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने एक पूरी कापी जो है ना मुझे उसके वर्क दिखाए है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। फिर मैंने वैसे मेरे जहन में आया है कि इसे पूछा जाए कि मतलब इसकी थिंकिंग क्या है, ये इस तरह क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि ये बंदा आया है, तालिब की तरफ उसने इशारा किया, 7 साल के बच्चे ने, ये फौजी आए हैं, ये तालिब ने हमारे स्कूल बंद कराए हैं, ठीक है, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, ये फौजी आया है तो अभी ये धमाके करता है। उन दिनों जो है ना वो ऑपरेशन के दौरान मार्टर गोले जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते, बाकी उसको डिटेल्स का पता नहीं था, उसकी एज इस तरह नहीं थी कि उसको एक्सप्लेन करता। ये टैंक आना चाहिए ताकि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, ठीक है, और ये जहाज़ जो आ रहे हैं हम इससे डरते हैं। अब इस एक वाक़े से अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पर जो हमारी नई जनरेशन है उन लोगों पर किस किस्म के असरात तो मुरतब होंगे। कोई किसी का सर काट रहा है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं, पर सारे पुख्तून होते हैं, सारे पठान होते हैं, तो फिर वो पठानों की वो ताकत कहाँ गई? ये उठते क्यों नहीं, उस शख्स को चढ़ाते क्यों नहीं? हमारे पास जो डेटा उसका ये था कि हमारे 24 घंटे के बाद पेशावर में ब्लास्ट होता था, फिर 36 घंटे के बाद ब्लास्ट होता था, फिर वो ब्लास्ट जो है वो 48 घंटे के बाद। अब हमें जो लोग ताने देते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मेरे बच्चों, इन्होंने मेरी अस्पतालों को नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरे मस्जिदों को नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरे जनाज़ों पे हमले किए। तो हमारे साथ इतनी जुल्म और इतनी ज़्यादती के बाद हम कहते हैं हम भी मुज़ाकरात अभी भी करने के लिए तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात के लिए अगर हमें हमारी हुकूमत के रेट कोई ना माने। हमने सूफ़ी मोहम्मद को आज़ाद किया, सूफ़ी मोहम्मद ने हमारे साथ वादा किया कि मैं जाकर वहाँ अमन लाऊंगा। जिस दिन सूफ़ी मोहम्मद को आज़ाद किया, दूसरे दिन वो खड़ा हुआ उससे तकरीर किया कि ना मैं पाकिस्तान को मानता हूँ, ना मैं पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। तो एक आदमी इस तरह की बातें करे, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मजबूरी थी कि हमने स्कूल जाते थे। हाँ। तो फिर जब जंग शुरू हुई तो फिर क्या हुआ? स्कूल बंद हुए, स्कूल के अंदर क्या हुआ? बस हम घर में बैठते थे और बड़े कहते थे कि बाहर मत जाओ, वहाँ खतरा है। जंग अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है? बुरी चीज़ होती है। कैसे बुरी होती है? बस बहुत मुल्क बिगड़ जाता है और तालीम भी बिगड़ जाती है, सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं एक दूसरे। तस्वीरें जो आप बनाते हो, आपकी तस्वीरों में बम और ये तालिबान और टैंक और फौजी, इनकी तस्वीरें क्यों बनाते हो? मेरा शौक़ है मैं फ़ौज में चला जाऊँ ना, तो जब मैं छोटा था तो मेरा ये शौक़ था कि मैं बड़ा बन के फ़ौजी बनूंगा, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से मुझे मोहब्बत है और इसलिए उधर उस वक्त मोहब्बत थी और मैं ये बनाता था। उस वक्त मोहब्बत थी, अब नहीं है? बस अब हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं और इंसान जब बड़ा हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, तो इसी तरह अब शौक़ जाता रहा है, क्योंकि ये बात
हालात ऐसे सामने आए, बात लोगों को देखा। क्या याद आता है, क्या देखा, किस चीज़ ने आपको मुतासिर, किस चीज़ ने आपको तंग किया है, किस चीज़, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी? बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी। सबसे पहले तो बुरा ये लगा कि अगर कोई किसी का सर काट रहा है तो आस पास उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं, पर सारे पुख्तून होते, सारे पठान होते, तो फिर वो पठानों की वो ताकत कहाँ गई? ये उठते क्यों नहीं, उनके वो उस शख्स को चढ़ाते क्यों नहीं कि वो उसे मार ना सके, उसे वो कर ना सके ना, तो इनका ज़मीर सो गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कॉल है ना कि पीपल डाई फॉर रिलीजन बट दे डोंट फॉलो रिलीजन। तो बहुत से लोग तो ऐसे ही निकले थे, ख़ुद इस्लाम को की पैरवी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर निकल आए थे ना। बहुत से बच्चे बाहर खेलते थे बंदूकों वाले खेल, और बहुत से बच्चे रास्ते में खड़े होते थे और तलाशी लेते थे, इस तरह खेल खेलते। बच्चे एक दूसरे की तलाशी लेते थे? हाँ, जब दूसरा बच्चा वहाँ से गुजरता था तो उसे कहता था कि तलाशी ले लो। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अब तक सरकारी जराये के मुताबिक आर्मी के 3085 जवान और अफसरान शहीद और 9669 जख्मी हुए। ये ट्राइबल एरिया में लड़ाई के बारे में जो मुख्तलिफ किताब हैं फ्रंटियर वारफेयर के, उसको वो कभी सीरियसली पढ़ते भी नहीं थे। और जब पहली बार फ़ौज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई और जो उनको धक्के पड़े जिस तरीके से, हालांकि उसमें बड़ी डिटेल से जो है वो चीज़ें दी हुई हैं कि आपने ट्राइबल एरिया में जाना हो, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेपन्स नहीं है जैसे फ़ौज में होता है कि आप टैंक और तोपखाना उसके लिए तैयार करते हैं। वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास वेपन्स है। लेकिन ये जो आपका रास्ता है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्राइब जो है वो अटैक करते हैं और हमारी फ़ौज ने जो है वही गलतियाँ शुरू की जब यहाँ आए। एक दफ़ा एक यूनिट बग़ैर किसी वजह से एक सिचुएशन में फंसी, वो ऐसे कि यहाँ पर रात को मूवमेंट नहीं करते, ट्राइबल्स खुद भी नहीं करते। एक आदमी था, उसका बैठा था, वो लेट आया रात को तो दरवाज़ा बंद करते हैं और वो एक ही बैठा था, तो उसने दीवार के ऊपर घर के अंदर, अपने घर के अंदर पलांगने की कोशिश की। उसके फादर ने कहा पता नहीं कौन है, उसने गोली चला दी और वो मर गया। तो रात को जब फौज जा रही थी तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई दोनों, बगैर किसी वजह की। मुशर्रफ साहब के दौर में मतलब ये कहा जाता था कि अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो हमें पत्थरों के ज़माने में ले जाया जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 33,000 अफराद मतलब शहीद करवाने के बाद क्या हम लोग शीशों के महलों में आ गए? प्रॉफिट नहीं है, कमाई नहीं है। जो इत्तलात है वो ये है कि अब के बार सिर्फ पेशावर को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि साथ साथ कराची और ख़ासकर कोयटा को। अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, या अब इंटरनेशनल पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की और अमेरिका की और बाकी जो नेटो की, जब तक मैं आपको यही बताऊं कि ये जो हम जंग लड़ रहे हैं ये दुनिया की तीसरी जंग अजीम है, अनअनाउंस्ड। और ये जंग हमारी नहीं थी, ये हमारी जंग बनाई गई है उन लोगों ने जिन्होंने डॉलर हासिल किए। ये खैबर एजेंसी में असले और चर्स की दुकानें हैं जहां खुलेआम कारोबार जारी है। आज़ाद इलाके में हर फर्द मुसल्ला है और हमें इन सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने में शदीद मुश्किलात पेश आई। यहाँ लोग हमारा कैमरा छीनने और हमला करने के लिए तैयार थे, तो हम फिर भी जो कुछ हम रिकॉर्ड कर पाए आपके सामने। यहाँ पे जारी जंग और लड़ाई के असरात से क्या यहाँ के सरदारों और मलकों का कबायली जाहो जलाल कायम रह सका? उन्हीं से पूछते हैं।
لوگ فرسٹ ٹائم میرے خیال میں آ رہے ہیں. ادھر میڈیا کا آنا بالکل اس پہ پابندی ہے اور ہماری آواز باہر دنیا تک نہیں جا سکتی. ادھر جو ہے لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں, جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ سارے مائیگریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ 30 سال سے یہ جنگ ہو رہا ہے ادھر. یہ ہو سکتا ہے 30 سال اور بھی جنگ ہو. ہماری تو آواز کوئی نہیں ہے ادھر. 33,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ابھی تک شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جس جنگ کے بارے میں یہ کیا ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہم مشرف صاحب کے دور میں مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ہم امریکہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جایا جائے گا. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 33,000 افراد مطلب شہید کروانے کے بعد کیا ہم لوگ شیشوں کے محلوں میں آ گئے ہیں؟ اور اگر شیشوں کے محل ہیں تو اس میں اگر ہمارے بچے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے مر رہے ہیں تو ہمیں تو وہ جو پتھر کے کنڈراٹ تھے وہ زیادہ اس سے قابل قبول تھے. 4 سال ہوئے ہیں جو ہماری ہوئی تھی کنفرنٹیشن منگل باغ کے ساتھ, تو ادھر ہی اٹیک کیا تھا اس نے. وہ آئی ڈائریکٹ ادھر اٹیک کیا انہوں نے. اس وقت نہ ہم نے آرمی دیکھی ہے, نہ FCC, نہ بالکل کوئی بھی نہیں, صرف ہم اکیلے. دہشت گرد ادھر آئے اور پھر ہمارا وہ حشر کیا جو سب دنیا نے دیکھ لیا. اب باجوڑ میں دیکھیں, ممن میں دیکھیں, یہاں وزیرستان میں دیکھیں, جتنی قبائلی سردار تھے سب کے سب قتل کر دیے. اب وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو لوگ بیٹھتے تھے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے, بات کرتے تھے. وہ اکثر مر گئے یا اگر کوئی رہ گئے ہیں تو وہ ڈر کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. قبائل ایک ایسا پاکستان کا ایک ایسا فوج تھا جو کہ ہم اس کے لیے فری لڑ رہے تھے پاکستان کے لیے. پاکستان نے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے خود ہمیں خراب کر دیا. یہ جنگ مسلط کر کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, امریکہ کے درمیان جو ہو رہا ہے, یہ پاکستان نے دوسرے کا جنگ اپنے اس پہ لے آیا ہے. اس میں سارے چور اور ڈاکو اندر آ گئے. جتنے وہ لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں ان لوگوں نے وہ تھریٹ کرتے ہیں, ان سے زبردستی پیسے لیتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں. تو اس وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا. اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں کھیلوں کے شعبے کو بھی بہت نقصان ہوا. صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کو $50.5 ملین کا نقصان مختلف ٹورنامنٹس کے انعقاد نہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا, جن میں ورلڈ کپ بھی شامل ہے. فاٹا اور خیبر پختونخوا میں سیاحت کے شعبے کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے. صوبائی وزیر سیاحت سید عاقل شاہ کے مطابق یہ نقصان سالانہ $50 ملین کا ہے. پاکستان 133 ٹورسٹ ممالک میں سے 111 سے 113 نمبر پر آ چکا ہے. اس وقت یہاں پہ ہوٹل زیادہ آباد تھے کہ اس کے بعد جب افغانستان میں سول وار تھی اس کے امپیکٹ یہاں کیا تھے, اور پھر جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے اس وقت اب اس میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ پروفٹ نہیں ہے, کمائی نہیں ہے. لوگ تو امپلائی ہو گئے اس میں, آگے کافی زیادہ, ہوٹلیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن اس میں کاروبار نہیں ہے, نہ وہ ذوق ہے, ویران پڑے ہیں. مطلب پشاور میں آپ دیکھ لیں کہ 3 یا 4 ہوٹلز جو مطلب کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے وہ چلیں گے. اس کے علاوہ باقی آپ سارا بزنس آپ چکر لگا لیں, وہاں پر کسی جگہ پر 2 لوگ بیٹھے ہوں گے, کسی جگہ پر 4 یا 6 یا 8, اس سے تو کاروبار نہیں چلتا. خیبر سٹیم سفاری کے نام سے چلنے والی پاکستان ریلوے کی ٹرین جو پشاور سے لنڈی کوتل تک 36.9 کلومیٹر کا سفر 34 ٹنلز اور 92 پلوں سے گزر کر مکمل کرتی تھی, 90% تباہ ہو چکی ہے. اب تک اس کا 70% انفراسٹرکچر مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے. ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ جنگ ختم ہو جائے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی امید, یعنی کتنا عرصہ لگے گا یہاں پہ ایک نارمل جو ہے فنکشن کرتے ہوئے ایک ہیومن سوسائٹی ہم کب تک دیکھیں گے؟ یہ واحد ایریا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ ابھی تک فاٹا کی کسی ایک ایجنسی میں نہیں گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ واحد ٹینیور ہے. ہاں, یا یہ پرویز مشرف گیا تھا؟ پرویز مشرف میرے خیال میں 1-2 جگہ پر جب وہ شروع میں آیا وہ بھی نہیں گئے. یہ پہلا ہمارا کوئی گورنر
रिस्क नहीं ले सकता कि वहाँ पर चला जाए। हसबंदियार वली खान अगर हुकूमत के होते हुए, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए वो पेशावर को विज़िट नहीं कर सकता। हसबंदियार वली खान 2007 के बाद सिर्फ 3 दफ़ा चारसदा गए हैं। तो अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसके बाद जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो कैंपेन किस तरह करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि धमाकों की शिद्दत कम हो गई है, अटैक्स कम हो गई है वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारी इतलात है वो ये है कि वो लोग नई सबबंदी करेगा। अगर अमेरिकन विड्रॉल होती है तो उसके बाद हमारी हिकमत अमली क्या होगी। पेशावर में बैठे लोग या पाटा में बैठे लोग वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि अगर अमेरिकन विड्रॉल होती है और ये लोग दोबारा क़ुव्वत पकड़ते हैं, इसलिए कि वो उन लोगों की लीडरशिप जो है ना, जो लीडरशिप फील्ड में जाकर लड़ती है वो अभी तक मौजूद है। तो वही वाली सूरत हाल जो कि पेशावर के लिए 2006-07 में बनी थी और फिर हमने उसकी रिफ्लेक्शन 8, 9 और 10 में देखी है। तो जो इतलात है वो ये है कि अब के बार सिर्फ पेशावर को टारगेट नहीं किया जाएगा बल्कि साथ साथ कराची और ख़ासकर कोयटा को। यहाँ मैं आपको ऐसे लोग बता रहा हूँ कि पेशावर के मालिक थे, खुदा की कसम आज वो भीख मांगने पे मजबूर है। पंजाब या कराची या बलूचिस्तान के जहन में ये है कि एक कबायली जो है ना, ये कुछ गैर मल्की लोग हैं। हम गैर मल्की नहीं है, हम पाकिस्तानी है। आप यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मैं कहाँ देखूँ, कहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है? यहाँ मैं आपको ऐसे लोग बता रहा हूँ कि पेशावर के मालिक थे, खुदा की कसम आज वो भीख मांगने पे मजबूर है। कहते हैं जमहूरियत, उस जमहूरियत से क्या जिसे हमें रिज़्क़ ना मिले। आज पूरी कौम इम्तिहान में पड़ा है लेकिन कौम सोया हुआ है। इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होकर तो 1 साल में इस मुल्क को बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये कि पूरा कौम एक होगा। अगर नहीं हमारी इस तरह होगी तो ये तो 30 साल से तब हुए 60 साल में ये वापस नहीं आएंगे। हमारे पंजाब के व्यापारी नहीं आते हैं, हमारे कराची के व्यापारी नहीं आते और ये हमसे ये माल नहीं उठाते हैं। तो इस वजह से हमारे यह पूरा कारोबार जो है ना ये मुतासर हुआ इस वजह से। कस्टम हमें मतलब ये कि रिलीफ दे ना, वो हमें जो है मतलब ये फ्री पोर्ट दे रहे हैं। हमें मतलब ये कि कोई 4% जो इनका इनकम टैक्स है वो कम कर दें। पंजाब में इन्हें वो बनाए हुए हैं ये समर में मतलब कंटेनर क्यों क्लियर हो रहे हैं? जहाँ हम कहते हैं कि इस तरह हमारे भी क्लियर हो जाए तो हमारा ये तुरखम से हमारा जान छूट जाएगा। पंजाब आपकी तरह हमें भी इसका इंतजार।